हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। यहाँ तक कि आपके जितने भी जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स हैं, मेजर करंट अफेयर्स हैं, वो कवर हो गए हैं। आपकी कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, है ना। ये सब चीज़ें हम मार्च और अप्रैल के मेजर करंट अफेयर्स कवर करने के बाद लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ मार्च और अप्रैल के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। जो आज हम करने वाले हैं दैट इज़ प्लेसेस इन न्यूज़। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थी पिछले 2 महीनों में, इस महीने में और पिछले महीने में, तो वो सारी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी को पहले डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको एक HPNT का कोर्स मिलेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद, अवेल करने के बाद आपको कंटेंट सेक्शन में जाकर करंट अफेयर्स की PDF सारी की सारी मिल जाएंगी। ऐसे ही हमने आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज निकाले हैं। फॉर एग्जांपल पावर पैक हो गया, जिसके अंदर आप बहुत सारे MCQs टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन द सेम वे हमने आपके लिए HPNT का महाअभ्यास भी निकाला है। इसके अंदर जो भी आपको टेस्ट मिलेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, तो आप जाकर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। तो रिसेंटली जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं वो न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि एक स्टडी आई थी। उस स्टडी में ये बताया गया कि जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हैं पहले खुद ब खुद ही क्लाइमेट चेंज से रिकवर कर जाते थे, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये रिकवर नहीं कर पा रही हैं। अगर मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करूं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर ये लोकेटेड है। साउथ अमेरिका में एक रिवर फ्लो करती है जो कि हमारे वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज़ अमेज़न रिवर। उस अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर लाई करता है। तो जिन जिन कंट्री में भी अमेज़न रिवर का बेसिन लाई करता है वहाँ पर ही ये सारे के सारे जो रेन फॉरेस्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रीज़ की बात करूँ तो आपको जिस जिस कंट्री में ये रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है उन सारी कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील हो गया, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गिनिया, देन सरीनेम एंड फ्रेंच गियाना, ठीक है। ये सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर अमेज़न के रेन फॉरेस्ट लाई करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो सबसे ज़्यादा एक तरह से एरिया अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में लाई करता है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन इज़ अगर मैं रेन फॉरेस्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। दैट मीन्स कभी भी अपने जो पत्ते हैं उनको शेड ऑफ नहीं करते हैं। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेंटीमीटर की रेनफॉल पाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कुंदन कुलम विलेज पंचायत है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया है। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये बोला है कि हम हमारे यहाँ पर अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटीज़ को बनाने नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ये ऐसे रेजोल्यूशन वगैरह पास क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पर लाई कर रहा है? ये तमिलनाडु के कुंदन कुलम विलेज के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं हम न्यूक्लियर एटम्स को यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जब जो न्यूक्लियर एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी जो प्रोड्यूस होने की वजह से एक तरह से पानी जो है वो बॉयल होता है, उसकी वजह से टर्बाइंस घूमती हैं, देन अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो यहाँ पर न्यूक्लियर एटम्स यूज़ होते हैं उनकी फिजन की वजह से रेडियो एक्टिव रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे एटम्स हैं एलिमेंट्स में से, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब भी वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से तब वो कुछ ऐसी हैजार्डस रेज प्रोड्यूस करते हैं और वो जो रेज हैं वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जैसे अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। गामा रेज तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग इन नेचर होती है। इवन ये जो गामा रेज है वो हमारे DNA के जो जीन्स हैं उनको भी जाकर चेंज कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ की जो विलेज पंचायत है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि आप ऐसी जो फैसिलिटी है अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी, दैट मीन्स जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट यूज़ हो चुका है उसको दबाने के लिए जो हम फैसिलिटी यूज़ करते हैं ये हम उसको
इसको बोल रहे हैं अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुएज़ कैनाल के बारे में। तो रिसेंटली जो इजिप्ट है उन्होंने सुएज़ कैनाल से पास करने वाली जो शिप्स हैं उनका जो ट्रांजिट फ़ीस है, यहाँ पर पास करने के लिए एक फ़ीस लगती है, तो इस फ़ीस को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। सुएज़ कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका वाला पोर्शन है और जो एशिया वाला पोर्शन है एक दूसरे से सुएज़ कैनाल से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सुएज़ कैनाल है वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो आप देख सकते हो कि मेडिटेरियन सी और जो रेड सी है इसको कनेक्ट करती है सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल का हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एशिया वाला रीजन है, ठीक है, और जो यूरोप वाला अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, वहाँ से अगर हम ट्रैवल करें यूरोप की तरफ तो एक तो हम रास्ता ये फॉलो कर सकते हैं अफ्रीका के नीचे वाला, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सुएज़ कैनाल के थ्रू पास करें। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए इस कैनाल को यूज़ किया जाता है। देन इज अगर मैं इस सुएज़ कैनाल की कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो एक कंपनी ने इसको बनाया था और ऑफिशियली ये बनी थी 1869 के अंदर। सबसे पहले इस सुएज़ कैनाल के ऊपर जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच हैं उनका ही राज होता था, क्योंकि उस टाइम पे इन्हीं की कॉलोनीज़ वगैरह होती थी तो उनका ही राज होता था। लेकिन उसके बाद जब इजिप्ट इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद से इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर लिया था और अब इसको इजिप्ट ही ऑपरेट करता है। इजिप्ट का कुछ रीजन जो है वो अफ्रीका वाले रीजन में लाई करता है और कुछ जो है जो सनाई पेनिनसुला वाला रीजन है वो थोड़ा एशिया वाले रीजन में आ जाता है और उसके बीच में ये जो सुएज़ कैनाल है वो लाई करती है। ये चीज़ आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सुएज़ कैनाल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सोलोमन आइलैंड्स हैं उन्होंने चाइना के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया है। अब हम सोलोमन आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। सोलोमन आइलैंड्स के अंदर एक आइलैंड कंट्री है जिसके अंदर 6 मेजर आइलैंड्स हैं और 900 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट चीज़, ये जो सोलोमन आइलैंड्स है वो कहाँ पर लाई करता है, तो आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाला रीजन है वहाँ पर अलग अलग आइलैंड कंट्रीज़ का एक ग्रुप वगैरह बनाई जाती है। ओशियानिया वाला रीजन में ये लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओशियानिया वाला रीजन की बात करूं तो ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे माइक्रोनेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया, देन इज ऑस्ट्रेलेशिया हो गया। इन अलग अलग रीजन्स के अंदर कुछ कुछ कंट्रीज लाई करती हैं। अगर मैं सोलोमन आइलैंड्स की बात करूं तो वो मेलानेशिया वाले रीजन में लाई करता है और इस आइलैंड कंट्री की जो कैपिटल है दैट इज होनियारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नादाबेट द वाघा ऑफ गुजरात। तो रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह, उन्होंने सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान का एक तरह से बॉर्डर है वहाँ पर एक व्यू पॉइंट को इनॉग्रेट किया है। तो अगर मैं सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो हमारे जो कंट्री बेसिकली गुजरात का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है और जो BSF है उन दोनों ने मिलकर गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक नादाबेट द्वार बनाया है ताकि इस द्वार को हम टूरिज़्म पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, ये तो हो गया सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। नादाबेट आपको पता ही चल गया कि यहाँ पर एक नादाबेट द्वार बनाया गया है जो कि गुजरात के बानसकंठा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में आ जाता है ये, और ये इतना ज़्यादा नज़दीक है पाकिस्तान से कि हमें थोड़ी दूरी पर ही पाकिस्तान बेसिकली यहाँ से नज़र आता है और जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर आते हैं टूरिज़्म पर्पसेस के लिए। इसको हम वाघा ऑफ गुजरात भी कहते हैं। जैसे आपको पता है ना, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे पंजाब वाले रीजन में, उसको हम वाघा बॉर्डर कहते हैं। ऐसे ही गुजरात और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है नादाबेट, उसको हम वाघा ऑफ गुजरात भी कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक सी के बारे में। तो ब्लैक सी, यूक्रेन, रशिया, ये सारे अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक सी और उसकी आसपास वाली जो वाटर बॉडीज़ हैं, स्ट्रेट्स हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो यूक्रेन के नीचे एक सी लाई करता है जिसको हम कहते हैं सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट लाई करती है जिसको हम कहते हैं कर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट एक ऐसा रीजन होता है जो कि दो वाटर बॉडीज़ को, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। मतलब कि एक नैरो पानी का रीजन होता है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कर्च स्ट्रेट हो गया वो सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्लैक सी है और सी ऑफ मरमरा है वो भी एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि टर्की के बीच वाले रीजन में लाई करती है।
दैट मीन्स यहाँ पर इस तरफ भी टर्की है और इस तरफ भी टर्की है, ये यूरोप वाले रीजन में आ गया और ये एशिया वाले रीजन में आ गया। देन इज अ सी ऑफ मरमरा और जो एगियन सी है, इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट लाई करती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो ये जो कुछ स्ट्रेट्स हैं ये आपने याद रखनी है। आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, या फिर कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ के बीच में कौन कौन सी स्ट्रेट्स लाई करती हैं, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ब्लैक सी के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बार दोबारा से बता देती हूँ, सी ऑफ एजोव के बाद कर्ट स्ट्रेट आ गया, ब्लैक सी आ गया, देन इज बॉस्फोरस स्ट्रेट आ गया, सी ऑफ मरमरा आ गया, डार्डेनल स्ट्रेट आ गया और उसके बाद एगियन सी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मेडिटेरियन में आके खुल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। अब यूक्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्रीज जो उसको बॉर्डर करती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है, एक रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया एंड मोल्डोवा हो गया, ठीक है। उसके नीचे यूक्रेन के यहाँ पर क्या लाई करता है, ब्लैक सी लाई करता है। यहाँ पे सी ऑफ एजोव है एंड दिस इज ब्लैक सी। यहाँ पर एक क्रीमियन पेनिनसुला भी लाई करता है यूक्रेन के बिल्कुल साउथ वाले पॉइंट पे, और वहाँ पे एक सिटी भी है सिवास्तोपोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि न्यूज़ में थी, आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल और कौन कौन सी सिटी है, एक खार्किव हो गया जो यूक्रेन के बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में लाई करती है। देन इज़ यहाँ पे मैरियोपोल हो गया जहाँ पे अभी रशिया ने इन्वेजन यहाँ तक कर लिया है बेसिकली। देन इज आपका डोनेस्क हो गया, लुहांस हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज और उसकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ न्यूज़ में थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गल्फ ऑफ गेब्स है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्यूल शिप जो है वो सिंक कर गई है। सबसे पहली बात तो जो गल्फ ऑफ गेब्स है वो कहाँ पे लाई करती है, तो आप ये मेडिटेरियन वाला सी देख सकते हो, ठीक है। अभी हम ये वाला रीजन पढ़ रहे थे, ब्लैक सी वाला रीजन। तो अभी देख लेते हैं कि जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे नीचे यहाँ पर अफ्रीका लाई करता है और यहाँ पे जो कंट्री लाई करती है दैट इज़ टूनिशिया। तो यहाँ पर एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको हम कह रहे हैं टूनिशिया, और इस टूनिशिया वाले रीजन में एक गल्फ लाई कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं गल्फ ऑफ गेब्स। इस रीजन में यहाँ पर एक फ्यूल शिप जो है वो सिंक कर गई है। अगर मैं गल्फ की बात करूँ तो वो एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि 3 तरफ से लैंड से सराउंडेड होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो गल्फ और बे में इतना ही डिफरेंस होता है। जो गल्फ होती है वो थोड़ी नैरो होती है और 3 तरफ से लैंड से सराउंडेड होती है। अगर मैं बे की बात करूँ वो थोड़ा वाइडर रीजन होता है, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया, लेकिन वहाँ पे भी 3 तरफ से लैंड से ही सराउंड होता है, लेकिन थोड़ा वाइडर रीजन होता है, एक बड़ा सा कर्व टाइप रीजन होता है। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो गल्फ ऑफ गेब्स है, ठीक है, वो टूनिशिया की है। देन इज मेडिटेरियन सी वाले रीजन में लाई करती है, और जो टूनिशिया है वो एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट टाइमर आइलैंड के बारे में। तो जो ईस्ट टाइमर आइलैंड है उसके अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जा रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है यहाँ पर लाई करता है। ये जो ईस्ट टाइमर आइलैंड है इसको हम टाइमर लेस्टे आइलैंड भी कहते हैं, और इसका जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, इस टाइमर आइलैंड का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है वो इंडोनेशिया के अंडर आता है। अब अगर मैं ईस्ट टाइमर आइलैंड की बात करूं तो यहाँ पर भी जो पोर्चुगीज़ हैं वो रूल करते थे, लेकिन इन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया और इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, और अभी ये एशियान के ऑब्जर्वर स्टेटस के मेंबर हैं, ठीक है। और इन्होंने एशियान की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। एशियान के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एशियान के अंदर 10 ऐसी इंडो पैसिफिक रीजन वाली 10 कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो रशिया ने इस यूक्रेन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको अपने कंट्रोल में अभी ले लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। आपको पता ही चल गया है कि जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन से रीजन में लाई करता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये यूक्रेन का है। देन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को 1984 के टाइम या उससे पहले बनाया गया था, और उस टाइम पे जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर का पार्ट होता था, सोवियत यूनियन का पार्ट होता था। तो उस टाइम पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था और अभी ये रशिया के कंट्रोल के अंदर है, आपने ये याद रखना है। देन इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी बनती है वो यूक्रेन की जितनी भी एनर्जी बनती है उसमें से 40% एनर्जी जो है वो यही न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। तो ये चीज़ आपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। तो रिसेंटली अभी ये भी न्यूज़ में था। तो अगर मैं नॉर्ड स्ट्रीम की बात करूं तो ये एक ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से
जर्मनी तक जाती है, या फिर मैं बोलूँ रशिया से ये यूरोप वाले रीजन तक जाती है। ठीक है। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? जो कि सी वाले रीजन में हो। ऑनशोर और ऑफशोर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ऑनशोर मतलब जो लैंड वाले रीजन में हो, और ऑफशोर मतलब जो सी वाले रीजन में हो। नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, दैट मीन्स ये जो पाइपलाइन है वो रशिया से यूरोप तक नेचुरल गैस को सप्लाई करेगी। अब ये भी जो नॉर्ड स्ट्रीम है वो 2 पार्ट्स में बनी हुई है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो अगर मैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बारे में बात करूं तो वो रशिया के वाइबर्ग रीजन से निकलती है और जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड वाले रीजन तक जाती है। इन द सेम वे अगर मैं सेकंड वाली की बात करूं यहाँ पर, तो वो रशिया के उस्लुगा से निकलती है और जर्मनी के ग्रिफ्सवैड तक जाती है। ठीक है। सप्लाई क्या है इसमें? नेचुरल गैस को ही सप्लाई करना है। देन इज इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो कौन से सी से होकर गुजरती है, तो ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है। तो बाल्टिक सी से होकर ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है रशिया से नेचुरल गैस को यूरोप वाले रीजन तक पहुंचाती है। कुछ और जो न्यूज़ में थी आपकी बाल्टिक सी वाला रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको हम बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। वो कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? देखो, ये आपका बाल्टिक सी वाला रीजन है, लेकिन इसकी सारी कंट्रीज़ को हम बाल्टिक कंट्रीज़ नहीं कहते। सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज़ है जिसको हम बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। कौन कौन सी है? एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। नेक्स्ट इज आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो 3 आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। अब आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो टोटल 5 हैं, जिनमें से 3 आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। दैट मीन्स नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है और नॉर्डिक कंट्री भी है। इसके अलावा जो फिनलैंड और आइसलैंड है, ये दोनों इसके साथ मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज बनाती हैं। तो टोटल 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, 3 स्कैंडिनेवियन हैं और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। ठीक है। आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी आपकी मार्च और अप्रैल के मंथ की, वो सारी कवर हो गई हैं। और आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम सारे के सारे मार्च और अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारे कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग। हैव अ नाइस डे।